नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की सेशन में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2, जो कि बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट सीरीज लेके आए थे। उसमें प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है एक दिन पहले मिल गया होगा। नहीं, हाँ, जस्ट जैसे क्लास एंड होता है उसके जस्ट बाद जो है नेक्स्ट दिन का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाता है। एक दिन का टाइम रहता है, आप क्वेश्चन निकलवाए होंगे या फिर कैसे भी करके आप क्वेश्चन को बनाए होंगे। ठीक है, कह जी सर जी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन थोड़ा बहुत बना होगा। नहीं, क्वेश्चन बन रहा है क्या? क्वेश्चन बनना चाहिए। नहीं, अब अगर सिलेबस थोड़ा बहुत भी अगर आप रिवीजन किए होंगे, थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े होंगे, तो आपसे क्वेश्चन एकदम से बनना चाहिए। क्वेश्चन बन रहा होगा। तो चलिए अब जो है फाइनली हम क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आप पहले ही रूबरू हो चुके हैं, क्वेश्चन आप पहले ही देख चुके हैं, क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से पढ़ लिए। ठीक है, कैजी सर जी। सर हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, नोट बना रहे हैं। ठीक है, नोट उसमें क्या करना है, लिखना है या जो भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन सब तो आपके पास होगा ही, उसको निकलवा लीजिए। अगर सुविधा है तो निकलवा करके पढ़िए, नहीं तो नोट भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है, कैजी सर जी क्या कहता है? कहता सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बातचीत किया जाए तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत आप भी रूबरू होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो जब उत्खनन होना शुरू हुआ तो कई सारे स्थल को खोदा गया, कई सारे स्थल का खुदाई हुआ। तो खुदाई के दौरान कई सारे एकदम से बहुत सारा कुछ एकदम से देखने को मिला है, जिसमें से अगर बातचीत किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता के हल का प्रमाण जो है वो बनावली से मिला था। कहाँ से मिला था हल का प्रमाण? तो आप कह सकते हल का प्रमाण जो है बनावली से मिला था। हल का प्रमाण, हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? बनावली से। लेकिन ऑप्शन में बनावली है नहीं, ऑप्शन में कहीं भी बनावली नहीं है। ठीक है, कैजी सर जी है कहीं भी? कहने से कहे सर जी, तब जाकर के ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप जानते होंगे कालीबंगा या फिर कालीबंगन बोलिए। कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत का प्रमाण मिला। कालीबंगा से क्या देखने को मिला है? कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला। ठीक है, जूते हुए या फिर जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। खेत का प्रमाण मिला है, जोते हुए खेत का प्रमाण, यानी कि हल से जोता होगा तब ना जाकर के एकदम से जोताया है। क्या जी सर जी? लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बनावली, क्योंकि बनावली से हल का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से हल का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन जोते हुए खेत का प्रमाण मिला। क्या जी सर जी? बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में बनावली था नहीं। अगर इन केस ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, होता है कभी कभार कि एग्जामिनर जो है ना जानबूझ के क्वेश्चन सेट करेगा, एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलती कर देगा, होता है जिसको बाद में जो नॉर्मलाइजेशन के तहत जो है ना बाद में मार्क बढ़ाया जाता है। तो उस दरमियान आपको क्या करना है, इसलिए हम ये क्वेश्चन दिए थे। उस दरमियान आपको क्या करना, उस दरमियान आपको यही दिमाग लगाना है कि इसमें से कौन सा उससे थोड़ा सा रिलेट रखता है, कौन सा जो है ना, कौन सा ऑप्शन उससे थोड़ा बहुत रिलेट रख रहा है। जैसे कि आप देखिएगा कि हड़प्पा, हड़प्पा से हमको ये सब चीज़ नहीं मिला है, ना ही मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से नागार मिला है, बड़ा असरानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। क्या जी सर जी? वहीं पे रोपड़ से भी बातचीत करेंगे तो रोपड़ से भी हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिला। क्या जी सर जी? रोपड़ से जो मेन है वो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण रोपड़ से देखने को मिलता है, लेकिन कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण देखने को मिलता है, जो कि हल के प्रमाण से थोड़ा बहुत रिलेट रखता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे इसका राइट आंसर होना चाहिए बनावली, लेकिन ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन डी कालीबंगा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? क्या जी सर जी? यही तो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर। अगर इनकेस क्वेश्चन ऐसा आएगा तो अब ये मत सोचिए हमको तो सर पढ़ाई नहीं थी, हाँ सर तो बोले थे कि हॉल का प्रमाण बनावली मिला, बनावली बनावली नहीं है, चलो हम इसको ठीक ही नहीं करेंगे। नहीं, आपके एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, एक भी को भी नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो भी नहीं छोड़ना, बन रहा है तो अच्छी वाली बात है, नहीं बन रहा है तो भी नहीं छोड़ना। हर हाल में हर एक क्वेश्चन को टिक करके आना ही है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा एग्जाम में, ये बात बताते हैं। इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि मान के चलिए
कि चारों ऑप्शन गलत था। नॉर्मलाइजेशन में मार्क तो सबका बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, लेकिन एग्जामिनर मान के चले इसका क्वेश्चन का सही ले लिया तो जो इसको टिक लगाया उसका 1 मार्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं समझे, यही बेनिफिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कहता सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। देखिए हड़प्पा कालीन, देखिए हड़प्पा सभ्यता से 1 से 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हड़प्पा कालीन स्थल की बातचीत करेंगे तो सबसे पहले हड़प्पा नामक जो है ना स्थल खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता अलग, हड़प्पा सभ्यता पूरे हो गया, और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा एक जगह है। जो हड़प्पा जो जगह है वो रावी नदी किनारे, कौन सा नदी किनारे है, तो सर जी रावी नदी के किनारे है हड़प्पा नामक जगह। और रावी नदी किनारे हड़प्पा जो है इसको किसने खोजा था, तो इसको किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। इसकी खोजकर्ता कौन थे, कैसे, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने खोजा था। और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोजा था। कब खोजा था, 1921 ईस्वी में खोजा था। और सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह को ही खोजा गया था। कैजी सर जी, कैसा जी। उसके बाद 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, कैसे, मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो की खोज। और कब किया था, 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1922 ईस्वी में किया था। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन का था सबसे पहले कौन सा रहा, उसके बाद तो लोथल, धोलावीरा, यहाँ पे धोलावीरा जो है धोलावीरा, और ढेर सारा कुछ एकदम से खोजा गया था अलग अलग जगह पे, बहुत सारा कुछ एकदम से देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे पहले जो है ना, लेकिन जो सबसे पहले जो है ना खोजा गया था वो खोजा गया था हड़प्पा नामक जगह खोजा गया था, हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। कैजी सर जी, इस बात को एकदम से याद रख लेना है। लोथल की बातचीत करेंगे तो लोथल जो है कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में, जो कि भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। कहाँ पे, भोगवा नदी किनारे स्थित है, और ये समुद्र किनारे है। इसलिए हड़प्पा काल में जो बंदरगाह है ना वो बंदरगाह लोथल में, कहाँ पे है, लोथल जो बंदरगाह के लिए प्रचलित था, बंदरगाह लोथल में है। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिए, ठीक है। कैजी सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कहता प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। देखिए ब्राह्मी लिपि, अगर ब्राह्मी लिपि की बातचीत किया जाएगा तो ऋग्वेद जो लिखा गया, यानी कि वेद जो लिखा है वो भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। उसके बाद आप देखिएगा अशोक के शिलालेख या फिर अशोक के अभिलेख देखिएगा तो अशोक का अभिलेख भी जो है ना ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया था। अशोक का अभिलेख भी जो है ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया था। और अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया था, जब अशोक के 14 वृहद शिलालेख थे कैजी सर जी, तो जब अभिलेख को पढ़ा गया ना तो देखा गया वो तो ब्राह्मी लिपि में है। और उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सबसे पहले किसने पढ़ा था, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ करके बताया कि अच्छा ये अशोक का शिलालेख है, अशोक के बारे में ये सारा कुछ कहा गया। कैजी सर जी, तो इस तरीके से कहा जाए तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ करके उसका मीनिंग को किसने निकाला था, तो जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि की बातचीत करेंगे तो ये बायां से दायां की ओर लिखा था। कौन सा, ये जो है बायां से जो है ना दायां की ओर लिखा जाता है। ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा, बाएं से दाएं। और ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिक रूप जो है देवनागरी लिपि हो गया। अभी जो हम लोग लिखते हैं हिंदी क्या है, हिंदी कौन सी लिपि में, हिंदी एक भाषा है कजी से, इसकी कौन सी लिपि, इसका लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। और इसी का आधुनिकतम रूप कौन सा है, देवनागरी लिपि, ठीक है। यानी कि ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिकतम रूप क्या है, देवनागरी लिपि है। कजी सर जी, याद करने का ट्रिक बता दे कैसे, जैसे देखिए ब्राह्मी से याद करना, ब्रह्मा, ब्रह्मा भगवान है तो ब्रह्मा क्या है, देव, ब्रह्मा क्या है, देव है। इसलिए ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि आ गया। ऐसे देखिए ब्राह्मी लिपि वेद में भी लिखा गया था। और वेद जो है ना भगवानों का कहा जाता है। कैसे सर जी, वेद में भगवान के बारे में चर्चा किया, देव के बारे में चर्चा किया, इसलिए उसका आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि जैसे दिमाग में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बायां से लेकर के दायां लिखा जाएगा। वहीं पे खरोष्ठी लिपि की बात करेंगे तो खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। पूछा खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो खरोष्ठी लिपि जो है ना ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। कौन सा, कैसे, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां, देखिए बिस्मिल्लाह खां की बातचीत करेंगे ना, इन्हें भारत रत्न भी मिला है, ठीक है काजी सर जी। और इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिला है बिस्मिल्लाह खां को।
और ये 15 अगस्त जिस दिन देश आजाद था ना, तो देश आज़ादी के बाद जो 15 अगस्त के दिन जो है ना, लाल किला के पास जो है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो लाल किला के पास जो है इन्होंने शहनाई बजाया था। कौन? बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाया था। तो बिस्मिल्लाह खान किससे समझे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ये क्वेश्चन तो सबसे बन गया होगा, नहीं याद आया? वॉशिंग मशीन याद आ रहा? कैजी सर जी देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिस तरीके से हमारा देश गुलाम था उसी तरीके से अमेरिका भी अंग्रेजों के गुलाम थे। यानी कह सकते हैं कि अमेरिका का भी ब्रिटेन का भी उपनिवेश जो है अमेरिका में था, और ब्रिटिश का 13 उपनिवेश अमेरिका में था। कितने? ब्रिटिश का जो है 13 उपनिवेश जो है क्या कहते हैं अमेरिका में था। इस बात को याद रख लीजिएगा। अब उसके बाद कई सारे कारण रहे थे, जिसमें से जो तत्कालिक कारण रहा था बोस्टन टी पार्टी। कौन सा? जो तत्कालिक कारण रहा था कहे सर जी बोस्टन टी पार्टी। और बोस्टन टी पार्टी के तहत क्या हुआ था कहे सर जी, बोस्टन नामक बंदरगाह पे जो चाय की पूरे पोट्री गया था, पूरे जहाज, जिसको सब लोगों ने समुद्र में फेंक दिया। यही कहला है बोस्टन टी पार्टी। और ये तत्कालिक कारण रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, अमेरिका में भी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो गया। जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम जो है होना शुरू हो गया, यानी कि आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गया अमेरिका में भी, और ब्रिटिश वासियों को एकदम से वहां से निकाल दिया और वहां पे खुद का शासन स्थापित कर दिया। तो कहे जी सर जी, तो उस आज़ादी में, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो अमेरिकी सेनापति थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसलिए अमेरिका का राजधानी भी वाशिंगटन को बनाया गया उसी के नाम पे। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के नेता, स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जो अब्राहम लिंकन बाद में राष्ट्रपति बने थे, ठीक है क्या जी सर जी? मार्टिन लूथर नहीं हो जाएंगे। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या जी सर जी? एकदम से समझ में आ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका संविधान कब बनाता हो? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तहत जो है जब आज़ादी मिल गया तो इसका संविधान कब निर्माण कब हुआ था? 1787 ईस्वी में। इसका संविधान लागू कब हुआ था? 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। का जी सर जी। और धर्मनिरपेक्ष राज सबसे पहले इन्होंने ही घोषित किया था जी सर जी। उसके बाद जो है विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही था, और अमेरिका से ही पहला विश्व का लिखित संविधान लिया गया। क्या जी सर? इतना बात याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो हीगल ने कहा। किसने कहा? हीगल ने। हीगल एक दार्शनिक हुआ करता था। इन्होंने जो है ना पृथ्वी पर जो है ना राज को, यानी कि जो राज है ना उस राज को जो है ना पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। किसने? हीगल ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? इस क्वेश्चन को तो आप मोस्ट वीवीआई कर ही लीजिएगा, क्योंकि बिहार जी के क्वेश्चन आ जाए और लिख के देते हैं। बिहार पुलिस में अब क्या सेट व सेट एग्जाम होना शुरू हो गया, यानी कि एक सेट आप में मिलेगा, अलग अलग दिन होता है एग्जाम। कैजी सर जी, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आप देखेंगे बिहार बीएड का जो एग्जाम हुआ हाल फिलहाल, वहाँ भी पूछा गया। उससे पहले जितने भी एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया। बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है बिहार वाले एग्जाम में। तो प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, मगध की राजधानी गिरिवर्ज या फिर राजगिरी बोलिए, गिरिवर्ज या फिर आप राजगिरी बोलिए, वहीं पे था। ठीक है कहे जी सर जी, राजगिरी। देखिए ऑप्शन डी इसका बोले, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर नहीं हुआ, राजगिर नहीं होगा, क्या होगा? गिरिवर्ज होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। ठीक है, प्राचीन काल में मगध की राजधानी गिरिवर्ज हुआ करता था। कहाँ पे? गिरिवर्ज हुआ करता था। और गिरिवर्ज को ही राजगिरी भी बोला था, गिरिवर्ज को ही राजगिरी भी बोला था। अब कहिए सर जी, आप तो हमको बताए हैं कि राजगिरी को ही आधुनिक नाम राजगीर है, यानी कि अभी जो वर्तमान में राजगीर है, राजगीर को ही तो पहले हम राजगिरी बोलते थे। कहे जी सर जी, आप उस थॉट के अनुसार आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं, लेकिन अब बताते हैं ऑप्शन डी गलत क्यों हुई, हम प्रैक्टिस सेट क्यों लाए? यही सब कंसेप्ट सिखाने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन में एग्जाम में कहाँ कहाँ क्या करता है, और आपको आते हुए क्वेश्चन को आप गलती ना करें, कहाँ कहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, इस बात को पकड़ने के लिए प्रैक्टिस सेट लाए। क्या जी सर जी, देखिए गिरिवर्ज बोलिए, राजगिरी बोलिए, दोनों नाम एक ही है, दोनों नाम एक ही, आप ऐसे समझिए दोनों नाम एक ही है। ठीक है, हाँ, अगर ऑप्शन में गिरिवर्ज रहा तो गिरिवर्ज को टिक करना है, ऑप्शन में राजगिरी रहेगा तो राजगिरी को टिक करना है। अब कैसा जी, राजगिरी का तो आधुनिक नाम राजगीर है, तो हम इसको क्यों नहीं टिक करेंगे, बताते क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन में गिरिवर्ज, अगर मान के चले यहाँ गिरिवर्ज नहीं रहता, यहाँ पे मान चले दिल्ली रह जाता, दिल्ली रहता, यहाँ पे
मान के चलिए यहाँ पे दिल्ली रहता, तब हम राजगीर को टिक करते, तब गया नहीं होता, तब पटना नहीं होता, तब राजगीर होता। तब हम कॉमन सेंस लगाते कि अच्छा राजगिरी को ही राजगीर बोलते हैं तो राजगीर होगा, मारो टिक, एकदम से सही हो जाएगा। लेकिन जब हमको ओरिजिनल फॉर्म दे ही दिया, ओरिजिनल नाम दे ही दिया, गिरिवर्ज जब हमको दे ही दिया, तो फिर हम राजगीर को देखने के लिए क्यों जाएंगे? तब राजगीर को देखने के लिए जाएंगे, तब राजगीर को देखने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरिवर्ज हो जाए। क्या हो जाएगा? गिरिवर्ज। ठीक है, अगर गिरिवर्ज रहा तो गिरिवर्ज को टिक करना है, राजगिरी रहेगा तो राजगिरी को टिक करना है। कैसे दोनों रहेगा तो लिख के देते, दोनों कभी नहीं रहता है, दोनों नहीं रहता, क्योंकि दोनों नाम एक ही है। ठीक है, कैजी सर जी, तो गिरिवर्ज यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, थोड़ा कंफ्यूजन आ गया राजगीर को लेकर, तो जानबूझ के ऑप्शन ए में दिए थे राजगीर, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन आए और इस कंसेप्ट को आप समझे। ठीक है कैजी सर जी, हमको एक बात बताइए, आपका ओरिजिनल नाम मान के चलिए, आपका जैसे कि मान से एक यहाँ पे जो है ना स्नेहा सक्सेना है, ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम हो सकता है कि स्नेहा कुमारी होगी, जो एकदम से डॉक्यूमेंट वगैरह पे स्नेहा कुमारी होगी, और जो है एकदम से उसके बाद स्नेहा सक्सेना ये अपने नाम से रखिए, मान के चलिए, मान के लेते हैं कैजी सर जी। अगर हमसे पूछ दिया कि बताइए कि आपके जो है ना एक स्टूडेंट ने टॉप किया है, उसका नाम जो है क्या है, अगर ऑप्शन में दे दिया स्नेहा कुमारी दे दिया, और ऑप्शन डी में दिया स्नेहा सक्सेना, हम किसको टिक करेंगे? स्नेहा कुमारी को, क्योंकि स्नेहा कुमारी उनका ओरिजिनल नाम हुआ। जब हम मेरे पास ओरिजिनल नाम, जब मेन चीज आ ही गया तो फिर डुप्लीकेट को देखने क्या जरूरी है नहीं। जब मेन नाम नहीं रहता ना, तब डुप्लीकेट को देखने का जरूरी पड़ता। तो यहाँ तो हमको मेन दे ही दिया था, गिरिवर्ज दे ही दिया था, तो फिर हमको राजगीर देखना कोई जरूरी है नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। और इसको याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हम इस बात को सेट किए थे। ठीक है काजी से, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए था काजी सर जी। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहाँ पे? बॉम्बे में। कहाँ पे? बॉम्बे कहिए या फिर मुंबई कहिएगा जी सर जी, उस समय बॉम्बे कहा जाता, अब मुंबई कहा जाता। तो 1875 ईस्वी में मुंबई में जो है, हाँ डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए उसका राइट आंसर होता। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया था। और आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था, इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर को बनाया था। इन्होंने अपना मुख्यालय किसको बनाया था? तो इन्होंने अपना मुख्यालय जो है लाहौर को बनाया था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा काजी सर जी। और जो वेदों की और लोटो ये नारा किसने दिया था? वेदों की और लोटो ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सबसे पहले स्वराज नामक शब्द का जिक्र किसने किया था? सबसे पहले स्वराज शब्द किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो ये सब चीज आपको स्वामी दयानंद सरस्वती से याद रखना है। उसके बाद बातचीत करेंगे तो रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के पूछा गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण विवेकानंद थे। सर लास्ट में एक बात पूछना, थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है, अभी पहले पढ़ाई कर लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, इस बात को याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद की बातचीत करेंगे तो इन्होंने कौन सा जो है, कौन से समाज की स्थापना किया था? बताइए फटाफट से बताइए स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो देखिए, अमेरिका में शिकागो, अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? 1893 ईस्वी में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अमेरिका के शिकागो में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है ना 1893 ईस्वी में था, उसमें किसने भाग लिया था? तो आप कैसे जी, उसमें जो है स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, इस बात को याद रख लीजिएगा। और स्वामी विवेकानंद ने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन नहीं, बल्कि दोनों, प्रथम और दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन दोनों में जो है कैसे जी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, इस बात को भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन और पूछ दिया जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना, या फिर आत्मीय सभा पूछे या फिर आपसे ब्रह्म समाज पूछे। ठीक है, आत्मीय सभा पूछे, आत्मीय सभा जो कि बाद में यही कन्वर्ट हो गया ब्रह्म समाज में, आत्मीय सभा या फिर ब्रह्म समाज की स्थापना पूछ दिया किसने किया था? तो आप कैसे जी किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिएगा, इस बात को भी एकदम से आप याद कर लीजिए। ठीक है काजी सर जी। हाँ, हम आपसे स्वामी विवेकानंद का पूछे हैं, ठीक है। एक पूछे सर जी आर्य समाज, आर्य समाज का तो ये हो गया।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपना जो है ना क्या कहते हैं मुख्यालय किसको बनाया था? ताकि उसे मुख्यालय जो है ना लाहौर को बनाया था। किसको? मुख्यालय, मुख्यालय लाहौर को बनाया था। इस बात को भी याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, अधिकांश चीज हम बोर्ड पे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और जो है ये जो है किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इतना बात याद हो गया? याद हो गया। अच्छा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, स्वामी विवेकानंद किसके थे? ठीक है, अगर एक का आंसर दीजिए तो दोनों आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है काजी सजी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अभी जस्ट हम आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर आपको दिख रहा है? उसका आंसर आपको ये दिख रहा है काजी सजी? एकदम से दिख रहा है। क्या? कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। पूछे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। दूसरा क्वेश्चन, कब क्या था? तो 1896 ईस्वी में क्या था? कब क्या था? कैसे? 1896 ईस्वी में क्या था? इस बात को भी याद रख लीजिएगा। और जो है देखिए, ये किस उद्देश्य के थे? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आप कैसे, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। क्या था? भारत में जो है वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। हाँ, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडु ने क्या था? श्रेया सक्सेना जी का सही आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाए? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। बाद बाकी तो इसके बारे में सब कुछ बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे जैसे आ सकता है। टोटली क्वेश्चन घुमा रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन एकदम लाजवाब सेट किए हैं, ताकि जो है ना आपको एग्जाम हॉल में ये ना देखना पड़े कि हम नया टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। नीचे दिए गए घटनाक्रम को विचार, घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहली बात तो लाइन क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। कहता नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए, यानी कि घटना घटी है, उस घटना पे हमको विचार करना, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए कूट का प्रयोग कर, इस कूट का ये जो ये है इसको बोलते हैं कूट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कूट बोलते हैं। इस कूट का प्रयोग करके उन्हें कालानुक्रम, कालानुक्रम में व्यवस्थित की। कालानुक्रम का मतलब क्या होता है? इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल करेंगे तो यानी काल, काल का मतलब, काल का मतलब होता है समय, ठीक है, ठीक है। अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है यानी कि लाइन से, क्या होता है? लाइन से, ठीक है, लाइन से आप समझिए, यानी कि क्रम से, क्रम से, क्रम से समझिए, लाइन से समझिए, वो बात कह जी सर जी। तो कालानुक्रम का मतलब क्या हो गया? कि आप समय के अनुसार जो है क्रमबद्ध तरीके से सजाइए, समय के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से सजाइए। मतलब पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सा घटना घटा, उसके बाद कौन सा घटना घटा, इस अनुसार आपको सजाना है। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया क्या जी सर जी? अब देखिए, अगर आपको इस घटना का ईस्वी याद है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? हो आप याद कीजिए, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। जो कल का प्रैक्टिस सेट लगाया होगा उससे तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बना होगा, थोड़ा बहुत बना होगा कह जी सर जी, क्योंकि इसमें से 3 ऑप्शन कल वाले हम सेशन में बताए हुए थे। हम जो है ना देखिए प्रैक्टिस सेट को थोड़ा सा रिलेट करके बताते जाते हैं, ताकि क्या होगा, आप पहला प्रैक्टिस सेट लगाए, थोड़ा बहुत दूसरा हम देते, ताकि रिवीजन होते चला जाए पीछे वाला। कह जी सर जी। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ था? आप याद कीजिए, जब बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी से। लेकिन स्वदेशी आंदोलन के बावजूद भी बंगाल विभाजन को रद्द नहीं किया गया था। उसके बाद जॉर्ज पंचम के समय जो है तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और जब वो आए थे तो उसका विरोध किया गया था। तो जॉर्ज पंचम ने घोषणा किया था कि अब जो है हम बंगाल विभाजन को रद्द करते। 1911 ईस्वी में घोषणा किया था और बोला था कि अब जो है भारत की राजधानी कोलकाता नहीं रहेगी, भारत की राजधानी कोलकाता से हम दिल्ली को बनाने के लिए जा रहे हैं। तो 1911 में स्थानांतरण किया था, मतलब यानी कि घोषणा किया था, और 1912 ईस्वी में स्थानांतरण हो गया था। 1912 ईस्वी में दिल्ली बन गया था। ये तो 1912 की बात है क्या जी सर जी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय समय की बात है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन, देखिए कांग्रेस का विभाजन लिखा हुआ है, तो यानी कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन लिखा हुआ है। देखिए जहां पे अगर ये बात लिखा है कांग्रेस का दूसरा विभाजन, तो डायरेक्ट समझ में आता है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन बोला गया। अगर बोल दिया कांग्रेस का प्रथम विभाजन, तो हमको भी समझ आ जाए कांग्रेस का प्रथम विभाजन। लेकिन अगर ये नहीं बोला कि द्वितीय या प्रथम, डायरेक्ट बोल दिया कांग्रेस का विभाजन, तो समझना है कि पहला विभाजन। क्या समझना? पहला विभाजन। कहिए जी सर जी।
तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। आप याद कीजिए 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के बीच में जो है गर्म दल और नरम दल के बीच में फूट पड़ गया था, यानी कि विभाजन हुआ था। ये 1907 की घटना है। और मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। यानी कि 1905 में आप याद कीजिए बंगाल विभाजन हुआ था, और 1906 ईस्वी में जो मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। काजी सजी। अब इसको समय के अनुसार सजाइए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन। तो एक किसमें है? सब में एक है, यहाँ से ऑप्शन नहीं छांट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 1905 1906, यानी कि 4, एक के बाद 4 आएगा, ठीक है। एक के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, कैजी सजी। और 3 के बाद 2 आएगा, कैजी सजी। 1 4 3 2 किस में है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए कम से कम आप इसमें भी याद रखिएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कैजी सजी। इसमें देखिए थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाइएगा ना। अगर आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, सब याद नहीं है, कुछ भी याद होगा ना तो क्वेश्चन बना दीजिएगा। जैसे कि आपको मालूम है कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और आपको मालूम है कि बंगाल विभाजन जो है ना, बंगाल विभाजन 1905 में। अगर 2 को याद है तो आपको मालूम होना चाहिए 1 के बाद 3 आना चाहिए। 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, 1 के बाद 3 है इसमें सब में नहीं। ऑप्शन इसका थोड़ा सा जो है ना डीप एकदम से सेट किया गया, ठीक है। इसलिए जो है ना ऑप्शन के अनुसार इसको नहीं छाड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र के तहत दिया गया था? देखिए काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में आप पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है कि एक ट्रेन होता है ब्रिटिश सरकार का। ट्रेन में जो है ना कई सारे हथियार एकदम से लदे हुए रहते हैं, और जो है राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्लाह खां हो गए, इन सब ने मिल करके जो है ना उस ट्रेन को लूटने का काम करते हैं। क्यों लूटते हैं? ये सोचता है कि अगर वहां से हमको आज़ादी का लड़ाई करना है, अगर हमको लड़ाई करना है तो उसके लिए मेरे पास हथियार होना चाहिए, बंदूक होना चाहिए, बम होना चाहिए। वो कहाँ से लाएंगे? बना तो सकते नहीं है। तो चलो पूरे के पूरे ट्रेन को ही लूट लेते हैं। तो पूरे सामान से लदा हुआ ट्रेन को लूट लिया था, ठीक है। तो उसी जो लूटा था ना उसी को बोला गया था काकोरी षड्यंत्र केस बोला गया था। तो काकोरी षड्यंत्र केस के तहत ही जो है ना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को जो है ना फांसी की सजा दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है काजी सर जी। बाद में कि केंद्रीय विधानसभा यानी कि में बम फेंकने, तो देखिए केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? भगत सिंह ने। नहीं फेंका था भगत सिंह, लेकिन खाली विधानसभा में बम फेंका था, खाली बेंच पे बम फेंका था, इसलिए ताकि जो है ना बड़ी सरकार जो है ना सुन सके इसके लिए। और जिसके चलते जो है ना थोड़ा बहुत जो है फिर इसके ऊपर केस होता है भगत सिंह पे। फिर भगत सिंह को भी जो है ना 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी के साथ सुनाई देता है, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को, इस बात को भी आप याद रख लीजिए। उसके बाद अंग्रेज कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या, नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? देखिए 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति किसमें पूछेगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। कैजी सर जी। इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इसको जो है स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसको जो है आप कह सर जी बहुत सारा कुछ, सभी अलग अलग जो है ना विद्वान ने अलग अलग बात कही है कैजी सर जी। इस तरह का कितना क्वेश्चन पूछता है, किस तरह का हो, ये सब टाइप का, ये सब जीके है। इतना 40 का 40 क्वेश्चन आता है कैजी सर जी। 1857 की बातचीत करेंगे। 1857 क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरुआत हुई मानी जाती है। और जब 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है तो उसके बाद 12 मई को जो है ये सभी लोग पहुंच जाते दिल्ली, और दिल्ली से नेतृत्व करते हैं बहादुर शाह जफर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1857 के समय में मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर बोलिए या फिर बहादुर शाह द्वितीय बोलिए, वो ही थे कैजी सर जी। उसके बाद जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, जो कि दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जाता है। और बिहार में देवघर के रोहिणी गांव से, देखिए देवघर का रोहिणी गांव अभी वर्तमान में झारखंड में है, लेकिन जिस 1857 क्रांति हुआ था उसमें बिहार और झारखंड तो एक ही था। तो उस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं कि बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और जो है शुरुआत 12 जून 1857 से होती है। कब? 12 जून 1857 से हुई मानी जाती है बिहार में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और धीरे धीरे ये 1857 क्रांति पटना आती है, और पटना से नेतृत्व पीर अली कर रहा था। 1857 क्रांति का नेतृत्व पटना से कौन कर रहा था? पीर अली कर रहा था। और धीरे धीरे फिर ये आगे बढ़ जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा पूरे ओवरऑल बिहार से 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाएगा कि बिहार से जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे?
अगर देखिए पूछेगा पटना पूछेगा तब आपको पीर अली टिक करना है, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा एकदम से, ठीक है। सर मेरी बुआ का डेथ हो गया, आज हम 2 दिन से उन्हीं में लगे थे, टेस्ट में मेरा अच्छा नंबर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक प्रैक्टिस सेट हुआ, 2 प्रैक्टिस सेट हुआ, अभी बहुत सारा है, सब में धीरे धीरे आपको प्रयास करना। देखिए अभी आपको 10 नंबर भी आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करना है कि अगले प्रैक्टिस सेट में 12 नंबर आ जाए, अगले में 13 आ जाए, उसके अगले में 15 आ जाए, उसके अगले में 20 आ जाए, 25 आ जाए, 30 आ जाए, 35 आ जाए। अगर ऐसा सिचुएशन है मतलब आप सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर आपका मान चले आज आया है मान चले 20, फिर आ जाएगा 15, फिर 10, एकदम गलत है। प्रैक्टिस सेट का मतलब था धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ना चाहिए, शुरुआत में कम है कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार से पूछेगा ओवरऑल बिहार से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपका सर जी वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? आपका सर जी वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और वीर कुंवर सिंह की बातचीत करेंगे, ये आरा के जगदीशपुर के, कहाँ के? ये आरा के जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर के ये जमींदार थे। क्या थे? आरा के जगदीशपुर के ये जमींदार थे। और इन्होंने ही पूरे, अगर देखा जाए ऐसा भी माना जाता है कि पूरे इसको नेतृत्व करता है, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे अगर देखा जाए तो किसने लाया था 18 क्रांति को? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने ही लाया था। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है काजी सर जी। इतना बात कहाँ शुरुआत हुई? तो कैसे 12 जून 1857 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ककोला जलप्रपात किस जिले में है? देखिए ककोला जलप्रपात की बातचीत करेंगे तो ये नवादा में, ये कहाँ पे है? ककोला जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि देखिए जलप्रपात जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे बिहार जीके में, ठीक है। जिसका बिहार जीके वीक है तो एकदम से जो है ना वो वाला बैच एकदम से ज्वाइन कर लीजिए, बिहार जीके सब क्वेश्चन बनेगा। आप देख रहे हैं सब क्वेश्चन बनेगा। आप कैसे आप क्वेश्चन सेट करें इसलिए नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन भी कराएंगे तो आपको दिखा देंगे, टोटली क्वेश्चन वही बेस्ट आएगा, उससे बाहर बिहार जीके आने का चांस नहीं बनता करंट अफेयर को छोड़ के। तो ककोला जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा में। इस बात को याद कर लीजिएगा। देखिए नवादा जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पे ककोला जलप्रपात है, 10 रुपया का टिकट लगता है, जाइएगा आप, आसान आसान कीजिएगा, एकदम से मजा आएगा। कह जी सर जी, तो कहाँ पे है? नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बातचीत करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। 1930 से लेकर के 1934 ईस्वी तक चला था। अब इसी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? किसने शुरुआत किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च लाया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है। कह जी सर जी। तो ये 1930 से 1934 ईस्वी से चला था। इसी आंदोलन के दौरान जो है ना चौकीदारी कर क्या होता है? यानी कि आप देखिएगा एकदम से गांव देहात में, पहले के जमाने में गांव देहात में एक चौकीदार हुआ करता जिसको हवलदार भी बोलते हैं या चौकीदार बोलते हैं। वो एकदम से क्या करता, गांव में एकदम से बैठा रहता, रात भर बोलते रहता कि ए जगो जगो जगो, चोर आया, माँ से चोर आया, तो वो एकदम से जगाने काम करता, ए चोर आया जगो जगो। सब आदमी, वो मारता नहीं था चोर को, पकड़ता नहीं था, बस उसका काम था कि आप लोग को यानी गाँव के लोग को पता सलाह देना कि चोर आ गया है, तो यानी कि उसी को बोलते चौकीदार। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज ने ये व्यवस्था लाया था, तो अंग्रेज क्या कर रहा था कि चौकीदार एकदम से बढ़िया काम करता था नहीं है ना, टैक्स जबरदस्ती ले रहा था। तो वहीं पे बेगूसराय के लोगों ने बोला कि हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, और उन्होंने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया, चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। तो चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चला दिया था बेगूसराय में। ये किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। कह जी सर जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चौकीदारी कर जो है ना कर देना बंद कर दिया गया, किस जो है कब किया गया? 1930 में। कब? 1930 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक पोजीशन बिहार जी खत्म हो गया है, नहीं 3 क्लास और बचा है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध होगा, ठीक है कह जी सर जी। असहयोग आंदोलन की बातचीत करेंगे तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के कारण जो है 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था। इस बात को भी आप एकदम से याद रख सकते हैं। और 1944 आते थे भारत छोड़ो आंदोलन भी स्थगित हो गया था। खिलाफत आंदोलन जो है ना, ये तो एकदम से जो है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाता? देखिए दिवस से क्वेश्चन 100% बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। तो राष्ट्रीय सेना दिवस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाता है, तो आपको से 15 जनवरी कब मनाता है? 15 जनवरी को। इस बात को याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेत्रदान दिवस कब मनाता है? नेत्रदान दिवस की बातचीत करेंगे तो नेत्रदान दिवस जो है
10 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? देखिए राष्ट्रीय उद्यान का मतलब आप लोग समझ में आता होगा, बिहार जी के में पढ़ाए थे कि राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है। यानी कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे थोड़ा बहुत सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता है, कि थोड़ा बहुत वहाँ पे जाने वाने का लोग रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत उनको संरक्षित किया जाता है कि वहाँ के जानवर है उनको आप मार नहीं सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ को हम जो है ना संरक्षित किया जाता है, और बहुत बड़े लेवल पे होता है। उसको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं या फिर इसको राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में, कहाँ पे है? कर्नाटक में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये स्टैटिस्टिक्स जीके कहिए या फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन कहिए, ये याद करने वाला, इसमें समझना कुछ नहीं है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए राइट आंसर जाए। देखिए बिहार में तो है ही नहीं, देखिए इस ऑप्शन को आप छांट सकते थे, इसमें लॉजिक तो यही है, इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है। हम जानते हैं आप कैसे दाचीग्राम आप पढ़ाए नहीं है, कैसे बनाते आप बताइए। तो इसमें लॉजिक छुपा हुआ, क्या लॉजिक छुपा हुआ? कि हम आपको एक लॉजिक बताए हैं कि बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, और बिहार में जो एक राष्ट्रीय उद्यान है या फिर राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उसका नाम क्या है? कैसे? उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इस बात को याद रखिएगा। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे है आपका सजी? पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके बाद बिहार में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान का जी सर जी। तो हमको ये बात बताइए कि एक ही राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और देखिए ये तीनों ऑप्शन बिहार का, गया कहाँ? गया कहाँ? बिहार में। नालंदा बिहार में। औरंगाबाद बिहार में। तो बिहार में बताइए कि जब एक ही है तो ये दाचीग्राम होगा? दाचीग्राम होगा? नहीं ना होगा, बताइए ना। एक बोला सर ईश्वर कुमार नवादा, नवादा कैसे बोल दिए हो, इतना गलत कैसे बोल रहे? वो भी आप बोल रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट हो करके। अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत रिवीजन कीजिए, ठीक है। बिहार के सबका थोड़ा बहुत रिवीजन कीजिए, वीडियो को 2 बार 3 बार स्पीड करके 2 गुना 3 गुना स्पीड में रिवीजन कीजिए। एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, और जो कि वीवीआई, इतना वीवीआई कि भाई साहब यहाँ पे 10 को वीवीआई लगा देंगे ना तो भी काम चलने वाला नहीं है, इतना वीवीआई है। ये लिख के देते हैं कि ये सबको एकदम से ये क्वेश्चन 100% लिख के देते हैं, बिहार पुलिस में आएगा ही आएगा, इतना वीवीआई है। तो इसको गलती नहीं करना। बिहार में एक ही 13 वन्यजीव अभयारण्य है या फिर 12 वन्यजीव अभयारण्य है, और एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसी को राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं। एक राष्ट्रीय पार्क है, कल वाले सेशन में भी तो कराए थे। और एक राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है? वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, और वो भी पश्चिमी चंपारण में। कहे जी सर जी। और ठीक है कहे सर जी। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ही है बिहार में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन को छांट सकते थे, ऑप्शन डी सी बी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों बिहार के, ये तीनों कौन सा है? बिहार के है। और आपको मालूम है बिहार में एक गो है, तो दाचीग्राम कहाँ से आएगा? कहीं से आएगा नहीं। यही तो एकदम से लॉजिक था। क्वेश्चन आ रहा तो सही करते, नहीं आ रहा था ऑप्शन को टिक, ऑप्शन को छांटते, ठीक है। देखिए जिसका आंसर नहीं आएगा ना, प्रयास करना ऑप्शन को छांटने का। आपके पास 1 दिन का टाइम रहता है, अभी से उसको आप एक जो हैबिट बना लीजिएगा ना, ऑप्शन को ऐसे छांटना, ऑप्शन को ऐसे छांटना है, तो वो हैबिट एग्जाम हॉल में बहुत काम देगा, और एग्जाम हॉल में एकदम से दिमाग फास्ट काम करेगा। अच्छा इसका आंसर नहीं आ रहा, चलो ऑप्शन छांटो, ऑप्शन छांटो, जल्दी ऑप्शन छांट दिए, आंसर आ गया, मार दिए ठीक एकदम से, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो क्या आ जाए? जम्मू कश्मीर दाचीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में? ये तो अभी जस्ट बताया है कि वाल्मीकि एक ही राष्ट्रीय उद्यान है ही, और किस जिले में है? कैसा जी? पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या जाए? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? देखिए अगर पूछा जाएगा पूरे भारत में या फिर पूरे बिहार में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। पूरे भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। सबसे अधिक, सबसे अधिक। साथ ही सबसे अधिक नहीं पाया जाता। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनता है इसको जानिए। नदियों के द्वारा बहाए गए अवसाद से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है ना, नदी जो है ना, एकदम से नदी जो बहती है, देखिए उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मिट्टी भी बहता है। वो मिट्टी जो है ना कहीं पे अगर ढेर हो गया तो वहीं उसी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। यानी कि दोआब वाले एरिया में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं, उस वाले एरिया में जो जलोढ़ मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी आप देखिए, नदी तो हर एक जगह है, पूरे भारत में लगभग लगभग नदी है, इसलिए पूरे भारत में सबसे अधिक क्या है, कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी की बातचीत करेंगे
तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी होता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा होता है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी होता है। इस बात को याद रख लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। एक क्या होता है? एक होता है बांगर। देखिए खादर मिट्टी को क्या बोलते हैं? नया जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? नवीन का मतलब होता है नया। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं और पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर बोलते हैं। नवीन को खादर, पुराना को बांगर बोलते हैं। इस बात को याद कीजिए। याद करने का ट्रिक क्या है? ब से होता है बंजर, ब से होता है बांगर। दोनों सुनने में थोड़ा बहुत एक ही लग रहा। बंजर बांगर। बंजर भूमि किसको बोलते हैं? जिसपे कृषि नहीं होती, जिसपे खेती बाड़ी नहीं होती, जिसपे फसल नहीं उपजता है, उसको बंजर बोलते हैं। बंजर से याद करना बांगर। तो बांगर किसको बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। कह जी सर जी। खादर जलोढ़ मिट्टी जो है ये अधिक उपजाऊ होता है, इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछता है नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहता है? खादर को कहता है, ऑप्शन बी। अगर वही पूछता है आपसे कि पुराने जलोढ़ मिट्टी किसे कहता है, तो बांगर को कहता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और काली मिट्टी की बात किया जाएगा तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेगुड़ मिट्टी किसे कहता है, तो रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी को कहता है। इसमें तो ट्रिक भी बताए थे, नहीं बताए थे कि हाँ काली लड़की सोचती है एकदम से गोरा होने के लिए। नहीं, बात बिल्कुल सही है। गोरा नहीं होगी तो जल्दी से शादी ब्याह नहीं लगने वाला है, क्योंकि उनको तो मालूम है सिलेक्शन तो लेंगे नहीं, तो कम से कम गोरा हो जाते हैं, कम से कम शादी ब्याह हो जाएगा। हाँ सिलेक्शन हो जाता ना, अगर लड़की कामयाब हो जाती तब थोड़ा बहुत हो जाता। तो गोरा होने के लिए क्या करते हैं लड़के? एकदम से रगड़ रगड़ के फेस को साफ करते हैं। रगड़ रगड़ का मतलब रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं कसर जी? रेगुड़ मिट्टी को बोलते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, अरे कौन बोला? बिहार में, ठीक है। तो क्या बोले? काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं। 100% याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 3 से 4 हम ये ट्रिक बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? रेगुड़ मिट्टी। बिहार पुलिस की 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए रेगुड़ मिट्टी कैसे कहा था? काली मिट्टी कहा था। और लेटेराइट मिट्टी की बातचीत करेंगे तो लेटेराइट मिट्टी जो है ईंट बनाने में लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग चलता है। इस बात को भी याद रखिए, ठीक है। जलोढ़ क्यों नहीं हुआ सर जी? जलोढ़ को हम थोड़े बोलते हैं। यहाँ तो कहिए ना कि नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहता है, तो जलोढ़ मिट्टी तो है ही है, तो नवीन जलोढ़ को थोड़े बोल देंगे। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर को बोलते हैं, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर को बोलते हैं। तो जलोढ़ थोड़े हो जाएगा, जलोढ़ नहीं होगा, ठीक है। जलोढ़ तो मिट्टी है ही है, जलोढ़ मिट्टी तो है ही है। काजी सर जी गजब का ट्रिक है। हाँ ये सब ट्रिक एग्जाम हॉल में याद आता है। जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा ना तब याद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता है? ठीक है, देखिए उत्तर वैदिक काल में अगर देखिएगा तो इंद्र का स्थान जो है इंद्र भगवान, यानी कि जो ऋग वैदिक काल में जिस भगवान को इंद्र कहा जाता था उसी भगवान को उत्तर वैदिक काल में प्रजापति कहना शुरू कर दिया। कौन सा? प्रजापति कहना शुरू कर दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रुचिता फिर भी बोले कि सर जलोढ़ मिट्टी क्यों नहीं हुआ सर जी? बताइए, आपके पिताजी को 2 गो बेटी, एक आप हुई रुचिता, एक और दूसरा कोई होगा, मान लीजिए कि 2 गो बेटी। हम पूछेंगे कि बताइए कि आपके पिताजी की छोटी बेटी का नाम क्या है? आप क्या कहिएगा? आप अपना पिताजी का नाम ले लीजिएगा। हम आपसे पूछेंगे आपके पिताजी का छोटी बेटी का नाम क्या? तो आप अपना पिताजी का नाम लीजिएगा, नहीं, आप अपने छोटका बेटी का नाम लीजिएगा। तो वही वाला तो बात है। जलोढ़ मिट्टी का 2 गो बेटा, जलोढ़ मिट्टी का 2 गो बेटा, एगो है खादर एगो है बांगर। तो खादर को बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, बांगर को बोलते हैं पुराना। तो हम उससे पूछे कि बता बबुआ कि नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं, तो आप इसके बाप का नाम ले लीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी को नहीं ले लीजिएगा, बेटी का नाम बताइएगा ना। कजी सर जी वही वाला बात है। अच्छा सोनी है एक हाँ, तो मान के चलिए छोटी, मान के चलिए रुचिता ही होगी, आप ही होंगे। तो मान के चलिए हम वही पूछे क्वेश्चन कि बताइए आपके पिताजी की छोटी बेटी का नाम क्या है, तो आप कैसे जी रुचिता, ये थोड़े बोलेगा आप अपना पिताजी का नाम थोड़े लीजिएगा, नहीं। तो वही वाला बात है, जलोढ़ मिट्टी का 2 गो बेटा या 2 गो बेटी, एक है खादर एक है बांगर। खादर को बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, बांगर को बोलते हैं पुराना। तो हम बोलेंगे नवीन किसको बोलते हैं? खादर बोलिएगा, बाप का नाम नहीं ले लेगा जलोढ़ मिट्टी। तो वही वाला बात है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध? हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। देखिए कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य, कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य है कहाँ पे? पहले ये बात बताइए, कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो आप कैसे जी, ये बिहार के बेगूसराय में। कहाँ पे है? बेगूसराय में है,
ठीक है, बेगूसराय में है। ठीक है, कह जी सर जी ये कहाँ पे है, तो आप कहे सर जी ये कहाँ पे है, कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, कैसा जी बेगूसराय में है। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है पूछेगा बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है। देखिए बिहार में वर्तमान में 3 रामसर स्थल है, बिहार में वर्तमान में 3 रामसर स्थल है, इस बात को याद रख लीजिएगा। जिसमें पूछेगा प्रथम रामसर स्थल, क्या पूछ दिया जाएगा, प्रथम रामसर स्थल आपसे पूछ दिया जाए, प्रथम रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा, तो आप कैसे प्रथम रामसर स्थल जो है ये कांवड़ झील है। कौन सा है, आप कैसे जी कांवड़ झील जो है प्रथम रामसर स्थल है बिहार का, बिहार का प्रथम रामसर स्थल है कैजी सर जी। और कांवड़ झील जो है इसी के लिए प्रचलित भी है, जो कि बेगूसराय में है। और यहाँ पे जो है ना साइबेरियन क्रेन नामक जो है ना, साइबेरियन जो कि विदेशी, जो कि विदेश के साइबेरिया क्षेत्र के जो है ना पक्षी है, जो कि पक्षी भी यहाँ पे आते हैं, तो साइबेरियन क्रेन जो है ना ये पक्षी के लिए कांवड़ झील प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कैजी सर जी। ये भी क्वेश्चन हम कराए हुए हैं बिहार जीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप अपने आप को खुश नसीब समझिएगा। क्या समझिएगा, खुश नसीब समझिएगा। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में 3 लाइन में किसी न किसी 1 या 2 लाइन के बारे में आप पहले से जानते होते हैं। 3 लाइन आ गया मतलब आपके पास 3 गो क्वेश्चन आ गया। 3 क्वेश्चन में से अब वर्ड्स नहीं है, नहीं अभी भी आता, अभी भी आता, वो सब दिन थोड़े रहता है, मौसम के अनुसार आता। ठीक है कैजी सर जी, हाँ 3 रामसर स्थल में एक हो गया नागी हो गया, एक हो गया नकटी हो गया, एक हो गया कांवड़ झील हो गया, 3 गो हो गया। तो नागी नकटी जमुई में है 2 गो, जो कि नया हाल फिलहाल बना है, 2024 में घोषणा किया था। और जो एक बन गया था कहाँ पे, एक कांवड़ झील जो कि बहुत पहले से है, ठीक है, जो कि पहला था। हाँ इसमें देखिए, इसमें अब क्यों बोले अपॉर्चुनिटी वाला ये क्वेश्चन है। अब इधर देखिए, हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। देखिए ये प्रस्तावना में पढ़ाए हैं, ये आपको पॉलिटी में निर्वाचन आयोग का चैप्टर में है, और ये जो है स्टैटिस्टिक्स जी के होमवर्क सीरीज से क्वेश्चन है। क्या जी सर जी, तीनों में से कोई भी एक याद रहेगा तो आप ऑप्शन छांट लीजिएगा। कैसे जी, कैसे मान चले आपको याद है कि जो है ना पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। कहता इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य वाला पूछा जा रहा, असत्य नहीं सत्य वाला पूछा रहा, कौन सा सही है, तो 3 तो सही होगा। 3 सही होगा कि नहीं होगा, हमको ये बताते हैं जी सर जी 3 सही हो जाएगा। जब 3 सही हो जाएगा तो बताइए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये होगा नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये होगा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे असत हो जाएगा, यहाँ पे जो सत्य नहीं होगा, यहाँ पे असत हो जाए, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा जाएगा, कहता उपयुक्त कथन में से कौन सा असत है, कौन सा असत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं तो ठीक है सत्य भी रहने दीजिए, तो चलने दीजिए, सत्य रहने दीजिए, सत्य। ठीक है, कौन सा कथन सत्य, ठीक है, तो सत्य में देखिएगा 3 एकदम से सत्य है कि नहीं, हमको ये बताइए। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे, सत्य बात है, सही बात है, ये आपको याद है, मतलब 3 आना चाहिए, 3 इसमें नहीं, ऑप्शन 1 छट गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं तो नहीं भाई साहब, 3 तो होगा, ये भी छट गया। 2 ऑप्शन छटा कि नहीं छटा। अगर एक क्वेश्चन आपको याद है, आपने 2 ऑप्शन को छांट दिया, अगर मान लीजिए अब आपको याद नहीं है तो 50-50 खेल लीजिए। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो 50-50 100% खेलना है, तो 50-50 खेल लीजिएगा। ठीक है, 50-50 एकदम से खेल लेना, खेल लीजिए 50-50। ठीक है, अगर आपको याद है तो और चलते हैं। देखिए भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 2 भी सही है, 2 भी सही है। तो अब आ गया कि 3 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, फिर भी हम नहीं छांट सकते हैं, यानी कि 50-50 लगता है हमको खेलना ही पड़ेगा। अगर 2 भी याद है तब, अगर तीनों याद है तो बल्ले बल्ले। आप देखिए तीनों को पढ़ते हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। देखिए अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। अंगीकृत का मतलब क्या होता है, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। तो हमको एक बात बताइए कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर ही तैयार हो गया था, और उसी दिन हमारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था और अंशतः जो है लागू भी हो गया था। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है ना
या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू भी हो गया था, जिसके कारण हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस बात को भी आप याद रखिए, ठीक है। गुरुजी हम बेतिया कोर्ट से देख रहे हैं, कोर्ट से क्लास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, कोर्ट का एकदम से चक्कर लग गया नहीं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग गया, आधा जिंदगी बर्बाद हो जाता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका मतलब स्वीकार करना, स्वीकार नहीं हुआ था 26 जनवरी 1950 को, स्वीकार थोड़ा हुआ था। अच्छा, ऐसे भी देख लीजिए 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, लागू हो गया था। तो हमको बताइए, जनवरी के बाद नवंबर आता है, तो पहले लागू होगा, उसके बाद स्वीकार होगा। हमको एक बात है, मान के हम आपके पास कोई प्रस्ताव लेके आ गए, मान के चले हम आपके पास आम लेके आए, आपको कहेंगे आम खाइएगा, तो पहले आप स्वीकार कीजिएगा हाँ हम आम खाएंगे, उसके बाद ना आप आम खाइएगा। क्या जी सर जी बात, कि पहले आम खा लीजिए, उसके बाद स्वीकार कीजिएगा नहीं अब हमको आम खाना है, नहीं ना। तो वही वाला बात होता है कि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद स्वीकार करेगा, उसके बाद बोलेगा अब हम स्वीकार करते हैं, पहले लागू लागू कर दिए सब कुछ, अब स्वीकार करेंगे नहीं, पहले आप एक्सेप्ट कीजिएगा, पहले आप स्वीकार कीजिएगा, उसके बाद लागू कीजिएगा। तो ये होगा, ये गलत हो गया। अंगीकृत का मतलब था स्वीकार करना, जानबूझ के ये वर्ड यूज किए हैं कि प्रस्तावना में हम ये बात बताए हुए हैं। अच्छा ठीक है, हमारे संविधान को स्वीकार किया गया, किसने स्वीकार किया, तो संविधान सभा ने स्वीकार किया। अच्छा, ये संविधान स्वीकार ने हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया था। अच्छा, इसका प्रावधान कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका ऐसा जी प्रस्तावना में, प्रस्तावना में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। प्रस्तावना ये बात कहती है कि संविधान सभा ने हमारा संविधान को स्वीकार किया था। क्या जी सर जी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। कहता कौन सत है, तो केवल बी और 2 और 3 सही है। क्या जी सर जी। अब देखिए दूसरा तरीका बताते हैं, अब बताते हैं इस क्वेश्चन को हम अपॉर्चुनिटी क्यों बोले थे, इस बात को समझिए। देखिए टाइम लग रहा है, हम आप लोग को सिखा रहे हैं, सिखा भी रहे क्वेश्चन बनाने के लिए और डिस्कशन भी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो टाइम लग रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीखने का प्रयास कीजिए, सीख जाइएगा ना तो उसके बाद क्वेश्चन आधा एग्जाम तो ऐसे यही छांट वाट कर निकाल लीजिएगा, ठीक है। जी सर जी, देखिए अगर आपको पहला ऑप्शन अगर आपको याद होता, अगर पहले ही आपको पता चल जाता कि 26 मई 1950 को स्वीकार नहीं किया गया था, मतलब यही गलत है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। जब ऑप्शन ए नहीं होगा तो ऑप्शन ए इसमें है, ये नहीं होगा, इसमें है, ये नहीं है, ठीक है, और इसमें से कोई एक रहता तो ये भी नहीं होता, एक के बार में ऑप्शन छट जाता, नहीं छट जाता। कजी सजी देख रहे हैं, यही एकदम से जो है ना अपॉर्चुनिटी बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पे विचार कीजिए, क्या कहता है, देखिए साइमन कमीशन आयोग, भारत में एक भाषा शासन अधिनियम लाया गया था 1919 का, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। एक 1919 का मार्लेमेंटो एक्ट आया था और 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया था। तो 1919 में जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था, उसी की जांच पड़ताल के लिए, उसी को देखने के लिए कि वो सही तरीके से है कि नहीं है, उसका विरोध किया जा रहा है भारत के अंदर, वो क्या है नहीं है, उसकी जांच के लिए साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था। और साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था और उसके बाद जो साइमन कमीशन आयोग का जो है आगमन कब होता है भारत में, कैसे जी 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई में प्रवेश करते हैं, जिसका खुले तौर पे विरोध किया जाता है। और विरोध करने के उपलक्ष्य जब विरोध किया जाता है तो इसी को लेकर 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में होता है। क्या जी सर जी, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो 1932 में होता है। तो गोलमेज सम्मेलन अगर आप देखने के लिए जाइएगा तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस लोग भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका मुख्य उद्देश्य भारत में जो संवैधानिक विकास है उसके मुद्दे पे जो है ना विचार विमर्श करना और आगे की रणनीति तय करना कि आगे किस तरीके से ये चलने वाला है, इस बात को तय करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं भाग लिया था, क्योंकि आप याद कीजिए कि उस समय में 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जिसके तहत महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया गया था। तो जिसके कारण महात्मा गांधी जब भाग नहीं लिया तो कांग्रेस भी भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस और महात्मा गांधी दोनों भाग नहीं लिया। जब भाग नहीं लिया था तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, उसका दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में भाग लिया महात्मा गांधी और कांग्रेस भी भाग लिया। तो क्वेश्चन पूछा कांग्रेस किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो कांग्रेस दूसरा अधिवेशन में भाग लिया था। जब दूसरा अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग लिया तो उसमें महात्मा गांधी ने डोमिनियन स्टेट की मांग किया था, लेकिन अंग्रेज इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो स्वीकार जब नहीं किया तो महात्मा गांधी ने क्या किया,
एकदम से जो है ना महात्मा गांधी ने क्या किया, बीच अधिवेशन के दौरान ही एकदम से वहां से भाग गए, वहां से एकदम से निकल के चले आए भारत। बोला कि एकदम से हमको ये सब मंजूर नहीं है। मतलब प्रथम तो सफल नहीं हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी सफल नहीं हुआ, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस भाग नहीं लिया, ये भी सफल नहीं हुआ था। कजी सर जी, तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जाइएगा तो 1930, 31, 32 क्रम से 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है कजी सर जी। गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक विकास के मुद्दे पर विचार विमर्श करना तथा आगे की रणनीति तय करना था, बिल्कुल सही है। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा, ये भी सही है, क्योंकि प्रथम में तो कांग्रेस भाग नहीं लिया, सफल नहीं हुआ, दूसरा में कांग्रेस भाग भी लिया तो महात्मा गांधी की बात को नहीं माना के ये भी असफल हो गया, तीसरा तो असफल हुआ है, तो ये भी सही है। कथा निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सत्य है, तो सभी कथन सत्य, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो आप कह सकते जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसके बाद अंबेडकर, और उसके बाद सर तेज बहादुर सप्रू, ठीक है कजी सर जी, ये सब जो है भाग लिया था। ये दोनों ऐसे थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। पूछा कांग्रेस किस अधिवेशन में भाग लिया था, दूसरा अधिवेशन में भाग लिया था, इस बात को भी याद रख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ। जनहित याचिका, देखिए अगर आप भारतीय संविधान को पढ़िएगा, संविधान के सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का स्रोत चैप्टर पढ़िएगा, तो वहां पे ये बात का जिक्र किया गया है कि किस 10 देश से जो है भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे कि बात करेंगे ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से एकल न्यायता लिया गया। क्या लिया गया है, पूछे एकल न्यायता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया। यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली, संसद से कुछ भी पूछ दिया जाएगा, संसदीय संप्रभुता, संसदीय शासन प्रणाली पूछ दिया जाएगा, कुछ भी पूछ दिया जाएगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं पे बातचीत करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है जनहित याचिका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ ये बात भी आप याद रख लीजिएगा क्या कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग प्रज्ञा लगा था वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। रूस से जो मौलिक कर्तव्य लिया गया, रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य पूछ दिया जाएगा तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। या फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है, तो वो भी जो है रूस से लिया गया। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है काजी सर जी। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस संवैधानिक संस्था को समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसका जवाब दीजिए तो एक बार, इसका आप लोग जवाब दीजिए, देखते हैं इसमें कौन कौन एकदम से सही जवाब देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाते हैं। हाँ, जनहित याचिका हो गया, दबाव समय हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, ये सब अमेरिका से लिया गया है। वाह, अच्छा गूगल पे सर्च वर्च नहीं करते हैं, इतना बढ़िया क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही दे दिए, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। देखिए, निम्न में किस संवैधानिक संस्था को समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। कैसे जी, कैसे, अब सुनिए कैसे, देख लीजिए। देखिए देखिए कैसे, आप कैसे समझिए, भंग नहीं कर सकते हैं, क्यों, देखिए विधान एक होता है राज्य में होता है, एक होता है विधानसभा, एक क्या होता है, एक होता है राज्य में विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। एक क्या होता है आपका सर जी, एक विधान परिषद होता है। कह जी सर जी बात बिल्कुल सही है, राज्य में बता रहे हैं, एक होता है ऑप्शन डी होगा,
एक होगा विधानसभा, एक होता है विधान परिषद राज्य के संदर्भ में। अब समझिए पहले कैसे विधानसभा को भंग कर सकते हैं, विधानसभा को भंग कर सकते हैं। और विधानसभा को भंग कौन करता है? राज्यपाल करेगा। विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। तो विधानसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि विधान परिषद राज्य के संदर्भ में ये अस्थायी सदन होता है। ये क्या होता है? ये अस्थायी सदन होता है। इसको हम भंग नहीं कर सकते, इसको हम भंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहता है भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यानी कि विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, बात बिल्कुल सही है। अब कैसे जी, वहीं देश के संदर्भ में देखा जाए तो देश के संदर्भ में एक होता है लोकसभा, एक क्या होता है? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इसको देखिए, देखिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। अब कैसे जी राज्यसभा को भंग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि राज्यसभा भी अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/10 एकदम से पद युक्त होते चले जाते हैं। तो ये अस्थायी सदस्य होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, कोई भी इसको भंग नहीं कर सकता। कही जी सर जी। तो यानी कि ये दोनों अस्थायी सदन है, ये दोनों को भंग नहीं किया जा सकता है। बाद बाकी इसको भंग कर सकते, इसको भंग कर सकते थे, ये दोनों तो नहीं होगा। अब यही दोनों में कंफ्यूजन आ गया ना, क्योंकि इस दोनों को भंग नहीं किया जा सकता। कैदी सर जी, अब एक बात और छुपा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। कैसे जी, क्यों विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? कैसे जी, क्यों समाप्त किया जाता है? इस बात को समझिए। क्योंकि विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है। सभी राज्य में है विधान परिषद? सभी राज्य में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसका मतलब कि अगर चाहेगी राज्य की सरकार, देश की सरकार, तो किसी राज्य में विधान परिषद होगा, अगर चाहेगी तो नहीं होगा। मतलब विधान परिषद को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल एकदम से हटाइए देगा, उस राज्य में होगा भी नहीं, बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। या फिर किसी राज्य में विधान परिषद हम लागू कर सकते, विधानसभा सदन जो है हम ला सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि विधान परिषद को हम हटा सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन यही पूछा जाए किसको समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे राज्यसभा क्यों नहीं? देखिए संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? आप कैसे संसद के 2 सदन, एक होता है लोकसभा, एक क्या होता है? एक होता है लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा, एक क्या होता है? एक होता है राज्यसभा होता है। कह जी सजी, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए लोकसभा, राज्यसभा, ये संसद का 2 मूल सदन, ये संसद का 2 मूल सदन है। ये बात एकदम से याद रख लीजिए, ठीक है। सर आपका हेयर उड़ रहा है हवा में, आप एसी में हो या फैन में? हम न एसी में है न फैन में, ठीक है। क्या जी सर जी? हाँ, हम है कूलर में, ठीक है। कूलर में पंखा को तेज किए, गर्मी ज़्यादा है, पंखा को तेज किए हैं इसलिए, ठीक है। इसलिए तो इतना बग पा रहे हैं, नहीं तो पढ़ा पाते। बहुत गर्मी है, पटना में बहुत गर्मी है, तो नहीं पाइएगा यहाँ का गर्मी को, 2 गुना गर्मी रहता है गाँव से। कूलर में है, एसी नहीं लगा है, ठीक है। एसी लगाते कमज़ोर हो जाते। अब पंखा से काम नहीं चल रहा था, 2 को पंखा काम नहीं कर रहा था, तब बोलेगे नहीं कूलर लाइए, एकदम से कूलर लगाए, नहीं। क्या जी सर जी? तो संसद के 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। क्या जी सर जी? तो ये मूल सदन है, इसको आप कभी हटा नहीं सकते। अगर इसको हटाए मतलब पूरे संविधान नष्ट हो जाएगा। इसको अगर हटा संविधान नष्ट हो जाए, इसलिए इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी राइट आंसर। समझे इस लॉजिक को? समझे कि नहीं समझे? क्या जी सर जी? समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ठीक है। क्या जी सर जी? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखिए आप याद कीजिए, 8वीं अनुसूची, टोटल 12 अनुसूची, टोटल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, जिसमें से 8वीं अनुसूची में किस चीज की चर्चा किया गया? 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा किया गया। टोटल कितने राजभाषा? 22 राजभाषा। कितने? 22 राजभाषा। इस बात को याद रखिएगा। तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 मूल संविधान में 14 राजभाषा हुआ करता था। कैजी सर जी? और बाद बाकी जो 8 भाषा है उसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, उसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। क्या जी सर जी? जिसमें आप याद कीजिए सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? किसी को याद है बताइएगा। क्या जी सर जी? बात बिल्कुल सही, हमको बढ़िया तरीके से याद है। 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन
1967 को के तहत जो है सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, उसके बाद कौन सा, तो आपके सजी 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है 3 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जिसका ट्रिक बताते हैं नमक। जिसका ट्रिक क्या बताते हैं, नमक। ठीक है, याद आया, नो से याद आया, नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी, 3 भाषा को राजभाषा का दर्जा 71वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। और बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को जो है 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किसका दिया गया था, 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है 3 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 4 भाषा को, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। बोडो कहाँ बोला जाता है, असम में। डोगरी जम्मू कश्मीर में। संथाली की बातचीत क्या जाए, झारखंड में बोला जाता है। और मैथिली की बातचीत करेंगे तो बिहार में बोला जाता है। और बिहार का एक ही भाषा है जिसे राजभाषा का दर्जा मिला है, वो है मैथिली। क्या है, मैथिली। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। इतना बात समझ में आया क्या जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपको क्या बोले थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आता है कि आप एक क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। कैसे जी, कैसे कहता क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल्लीकट्टू नामक त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। बाबा गड़िया पूजा त्योहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। पुष्कर मेला पंजाब राज्य में आयोजित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सही होगा। हम जानते हैं कि आपको हम ये नहीं पढ़ाए, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में आप ये देखिएगा, जो होमवर्क सीरीज में पढ़ाए थे उसमें ये था कि पुष्कर मेला पंजाब राज्य में नहीं लगता। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, पुष्कर मेला जो राजस्थान में लगता है। कहाँ पे लगता है, राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। का जी सर जी। तो इसका मतलब 3 गलत है। 3 कहता कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सत्य के बारे में पूछा जाए, कौन सा कथन सत्य है। और 3 जो है ये गलत है। गलत है, 3 होगा नहीं होगा। ऑप्शन गया काम से, ऑप्शन गया काम से। सभी कथन असत्य है। ठीक है, ऑप्शन अच्छा 2 को काम से चला गया क्या जी सर जी। अब 2 को अब 2 को पे देख लेते हैं। अगर और याद है तो ठीक है, नहीं तो 50-50 खेल लेंगे। और देखिए लॉजिक बताते हैं। एक, अगर किसी भी ऑप्शन में रहेगा इनमें से सभी, क्या रहेगा, इनमें से सभी रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होने का चांस 90% है। कितना होता है, 90% चांस है कि ये वाला ऑप्शन सही होने का चांस होता है। अगर कोई भी ऑप्शन में लगा हुआ इनमें से सभी, तो 90% चांस है कि ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर किसी में लगा रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्या रहेगा, इनमें से अगर कोई नहीं लगा रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होने का चांस, ये वाला ऑप्शन सही होने का चांस 10% रहता है। कितना, 10% चांस रहता है सही होने का। 90% रहता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। कैजी सर जी, ये लॉजिक है, समझिए। कैजी सर जी, लॉजिक है, समझिए। तो बताइए सभी कथन औसत है, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा नहीं होगा। ऑप्शन बी मार दीजिए ठीक। ऑप्शन छांटने का तरीका जान गए, जाने। हाँ, एक लॉजिक ये है। अब हम जानते हैं आप लोग के मन में ये आएगा कि नहीं सर जी आप 50-50 खेल लिए तब ना, जब नहीं था याद तब ना 50 खेले। अगर और याद रहता तो आप याद कीजिए जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू में क्या होता है, 60 से लड़ाया जाता, नहीं 60 से लड़ाया जाता है जल्लीकट्टू वाला खेल में। और ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए भी सही है। तो ऑप्शन ए सही है और 3 गलत है। तो एक सही है 3 गलत है, एक इसी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बाबा गड़िया ये त्योहार मनाता सही है। हम जानते हैं ये वाला किसी को याद नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। ऑप्शन छांटिए, बाद में ऑप्शन छांटिए। सब याद रखना जरूरी थोड़े है, बहुत को ऑप्शन भी छांटना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात जान लीजिए, एक और ट्रिक देते हैं। अगर ये कट्टू वट्टू चट्टू मट्टू ये वाला अगर कोई भी ऑप्शन आ गया, ठीक है, अगर ऐसा वर्ड आपको दिख रहा, कट्टू चट्टू मट्टू फट्टू इस टाइप का कुछ दिख रहा, मतलब समझना है कि वो उत्तर भारत का काम नहीं है, वो दक्षिण भारत के बारे में ही है। क्या समझना है, वो वर्ड उत्तर भारत का नहीं है, वो वर्ड दक्षिण भारत का। अराविडू, हाँ, ये सब टाइप का देखिएगा ना आप। दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़ाए थे, या फिर जो है दक्षिण भारत का आप कोई भी नाम वाम देखिएगा ना, उसमें इसी टाइप का लगा रहेगा, इसी टाइप का कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो जब इस टाइप का रहेगा तो आप समझ जाना है कि ये दक्षिण भारत का ही है। जी सर, सर एक क्वेश्चन गलत होने पर दूसरे क्वेश्चन का भी नंबर कटता नहीं करता, इसमें नहीं करता, बिहार पुलिस में नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये भी वही टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि आज उस टाइप का क्वेश्चन को हम सिखाइए देंगे ना। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य की बातचीत करते हैं। मौलिक कर्तव्य कहिए या फिर मूल कर्तव्य कहिए, बात बराबर है। मूल कर्तव्य की चर्चा भाग 3 में क्या गया, भाग 4 के क में क्या गया, कहाँ पे भाग 4 के क में क्या गया।
अनुच्छेद की बात किया जाएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 51 के क में किया गया। कौन सा? 51 के क में किया गया। कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। इस बात को याद रखिएगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितनी है? कैसे? वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य। कितना? 11 मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य 1975 की बात है, इंदिरा गांधी की सरकार में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था काजी सर जी। तो उसके बाद जो है ना इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, यानी कि सिर्फ मौलिक अधिकार दे दिए, लोग अभी संविधान के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने जो है ना एक समिति बैठाया जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उन्होंने बोला, सरदार स्वर्ण सिंह समिति को बोला कि आप क्या कीजिए कि मौलिक कर्तव्य हमको लागू करना है। कैसे करेंगे? ये नहीं करेंगे, आप उसको कीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कौन सा समिति बैठाया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति को जो बोला गया था कि आप जो है मौलिक कर्तव्य निर्धारण कीजिए, तो सरदार स्वर्ण सिंह ने ये बात कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किया था। कितने? 8 मौलिक कर्तव्य की बोला गया था। सरदार सिंह समिति ने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य लागू होना चाहिए, ये जो है बहुत जरूरी है। कितना? 8 होना चाहिए। सिफारिश किया था 8 का ही, लेकिन फिर जो है इंदिरा गांधी बोले कि नहीं नहीं, हमको थोड़ा बहुत और जो है थोड़ा बहुत और बढ़ाना चाहिए। उसके बढ़ा के लागू किया 10। लागू कितना हुआ? उसके बाद 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य लागू हुआ था। लेकिन जो है बाद में 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। पूछेगा 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन सिफारिश किया था 8 ही मौलिक कर्तव्य को। अब जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछता है। कहता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था। हाँ, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, 42वें संविधान 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जो है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। काजी सर जी, बात बिल्कुल सही है। उपरोक्त में कौन सा कथन असत है? देखिए इसका लॉजिक छुपा हुआ। कौन सा कथन असत है? मतलब कौन सा कथन गलत है? तो गलत तो कोनो नहीं है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी। हाँ, 11वां मौलिक कर्तव्य में जो है ना वही माता पिता को जो है ना बोला कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक। 11वां मौलिक कर्तव्य में किस चीज की चर्चा है? 11वां मौलिक कर्तव्य में बोला गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है ना आप शिक्षा दीजिए, आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, ये आपका मौलिक कर्तव्य बनता है। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है काजी सर जी, ये बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? आंसर समझ में आ गया? सरदार स्वर्ण समिति ने जो 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य। अब बाद में एगो और जोड़ा गया था, 11वां हो गया। इसका उपरोक्त कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित नहीं है? देखिए महात्मा गांधी द्वारा जो है ना नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया सब प्रकाशित है, हिंदू नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वे क्या है? इसको समझिए। देखिए क्या कहता है। कहता है जब उपराष्ट्रपति, आप याद कीजिए हम आपको बताए थे एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कैसे? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति क्या होता है? तो कैसे जी? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन हम ये भी बताए थे, आप अनुच्छेद 65 को पढ़िए कि जब राष्ट्रपति का कुर्सी खाली हो गया तो राष्ट्रपति के तौर पे काम उपराष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 70 कहता है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कुर्सी खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति के तौर पे काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कहे जी सर जी, बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन कहता है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गया तो राष्ट्रपति के तौर पे काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। जब राष्ट्रपति के तौर पे काम उपराष्ट्रपति करना शुरू कर देता है तो उस स्थिति में राज्यसभा का सभापति कौन होगा? राज्यसभा का सभापति तो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा? नहीं। उस स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। तब कैसे? तब कौन करता है? तब करेगा राज्यसभा का उपसभापति करता है। राज्यसभा का सभापति होता, उपसभापति होता। जब राज्यसभा का सभापति का कुर्सी खाली होगा तो राज्यसभा के सभापति के तौर पे उपसभापति काम करते हैं। तो इसलिए जो है ना इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन बी। समझ में आया? जो थोड़ा बहुत बढ़िया से पढ़ा उसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखिए मौलिक अधिकार से क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार कितने हैं टोटल कहिए सर जी? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 31 में क्या कहता है, उसको हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और उसके बाद जो है उसको एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया और अनुच्छेद 301 में शामिल कर दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से एक मौलिक अधिकार को आप देखिएगा तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 कहता है, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, तो ये दोनों भी नहीं होगा कैजी सर जी। उसके बाद एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखिएगा अल्पसंख्यक को लेकर के, यानी कि जिसकी संख्या कम है उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों में संरक्षण की बातचीत कौन करता है? तो अनुच्छेद 29 करता है। और अनुच्छेद 29 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 30 ये बात कहता है कि अल्पसंख्यक लोग जो है ना, अल्पसंख्यक जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपने मन मुताबिक अपनी भाषा में संस्थान खोल सकता है, शिक्षा के संस्थान खोल सकता है। तो यही वाली बात को होता है। कौन सा अनुच्छेद? अल्पसंख्यक को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान कर सकता है, अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मदरसा का नाम सुने हैं? हाँ, ये सब उसी के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है निम्न में किस मामलों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? देखिए संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब दोनों के बीच में या तो लोकसभा और राज्यसभा साधारण विधेयक को लेकर बातचीत कर रहे हैं, साधारण विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर विवाद हो गया, वो विधेयक पारित नहीं हो रहा, तो इस स्थिति में जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 108 के तहत नहीं काजी सर जी, या फिर अनुच्छेद 101 के तहत, थोड़ा कंफ्यूजन है, बाद में बता देंगे। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये कब बुलाता है? जब किसी भी मामले को लेकर जो है ना थोड़ा बहुत किसी मामले को लेकर विवाद होता है जी सर जी। वही क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से मामलों में संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है? संविधान में संशोधन के समय? नहीं, इस समय तो नहीं बुलाता है। जब एक सदन दूसरे द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में 6 महीने से अधिक समय लंबित हो, हाँ बात बिल्कुल सही है। जब एक विधेयक में किए गए संशोधन से दोनों सदन असहमत हो, हाँ इस स्थिति में भी बुलाया जा सकता है। उसके बाद जो है जब किसी विधेयक को एक सदन पारित कर दे दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे, इस स्थिति में बुलाया जा सकता है। नीचे देखिए वोटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? वो सही है 2, 3, 4। 2, 3, 4 किसमें? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या जी सर जी? अच्छा, अनुच्छेद 108 के तहत ही बुलाता है क्या जी सर जी? हाँ बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पता लिंगानुपात का मापन कैसे क्या होता है? लिंगानुपात, देखिए लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? लिंग का अनुपात, यानी कि लड़का लड़की पे दिखाता है। हाँ, अनुच्छेद 108 के तहत ही बुलाता है क्या जी सर जी? लिंगानुपात यानी कि लड़का लड़की का दिखाता है, यानी कि अगर कहीं पे लड़की अगर ज्यादा हो गया, समझते हैं वहां का लिंगानुपात ज्यादा है। कैसे? 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात बोलते हैं। क्या? 1000 पुरुष पे महिला की संख्या को लिंगानुपात बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बोल देंगे कि गोपालगंज, बिहार की गोपालगंज का लिंगानुपात ज्यादा है, यानी कि 1000 पुरुष से ज्यादा लड़की की संख्या है। जैसे हम बोल देंगे केरल का लिंगानुपात जो है ना ज्यादा है, यानी कि वहां पे लड़का से ज्यादा लड़की की संख्या है। तो यहाँ पे 1000 पुरुष पे जो है महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत का लिंगानुपात कितना है बताइएगा तो? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? देखिए सबसे अधिक साक्षरता दर पूछेगा भारत में तो केरल का है। राज्य में पूछेगा तब। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक से महिला साक्षरता दर तो भी केरल हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में केरल है? ऑप्शन में केरल नहीं है। मतलब इसका आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार देना होगा। तो ऑप्शन के अनुसार अगर आप आंसर देना चाहिएगा तो सबसे अधिक मिजोरम में। कहाँ पे? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेगा तो सबसे अधिक मिजोरम में जो है क्या है, तो आप कैसे साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के नाम से जाता है? तो काला सोना किसको कहा जाता है? काली मिर्च को। काली मिर्च को, काली मिर्च का मतलब गोल गोल मिर्च, वही मरीच जिसको बोलते हैं उसी काली मिर्च बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मत यानी कौन सा कथन गलत है, ये बात आपसे बोला जा रहा है जी सर जी। देखिए पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, बात बिल्कुल सही है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, ये भी सही है। कोलंबो एक समुद्री पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए कोलंबो एक समुद्री पतन है, ये बात सही है, ठीक है। कोलंबो एक समुद्री पतन है, ये बात बिल्कुल सही है।
लेकिन ये पूर्वी तट पे नहीं है। ये कौन सा तट पे है? ये पश्चिमी तट पे। कौन सा तट पे है? तो सर ये पश्चिमी तट पे है। यानी कि यही कथन गलत है। कथन कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कौन सा? तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। श्रीलंका का केडी मीनार बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? आज ही पढ़ाए हैं, ये तो सबसे बन जाना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, और ये समाप्त कब हुआ था? कैसे? 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। कब? 1918 ईस्वी में ये समाप्त हुआ था। इस बात को भी याद कीजिए। अच्छा, डेट के साथ पूछ दिया जाएगा तो कैसे? 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ था? 1914 को जो है स्टार्ट हुआ था। क्या जी सर जी? और 11 नवंबर 1918 को जो है ये क्या हुआ था? एंड हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है क्या जी सर जी? इस बात को याद रखिए। कितने साल तक चला था? 4 वर्ष तक चला था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। और इसके तहत जो राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया था 10 जून 1920 ईस्वी को, ये बात भी याद रख लीजिएगा। इसमें हारा कौन था? जर्मनी हार गया था। मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र, ये सब याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित? देखिए श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो ये दूध उत्पादन से। कौन सा? दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। खाद्यान्न पूछेगा तो हरित क्रांति हो जाएगा। ठीक है। नीली क्रांति पूछेगा तो मछली मत्स्य पालन से हो जाएगा। ठीक है क्या जी सर जी? हाँ। सुनहरी पूछेगा स्वर्ण तो बागमनी हो जाएगा। ब्राह्मणी क्रांति पूछेगा तो भिंडी हो जाए। ब्राह्मणी क्रांति भिंडी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की। ठीक है, दक्षिण भारत का। देखिए भारत का मैप दिखेगा तो भारत के मैप में जो है ना दक्षिण यहाँ पे दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। क्या है? अन्नामुडी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए, जो कि नीलगिरी पहाड़ी हो गया, यानी कि दक्षिण भारत में है। ठीक है। और पूछे नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी, यानी कि दूसरा ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा हो जाए। क्या हो जाए? डोडा बेटा हो जाएगा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी हो जाए। इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिए। ठीक है, क्या करिएगा? इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो आज 40 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन करा दिया। थोड़ा सा टाइम लग गया। टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हम जो कुछ क्वेश्चन में लॉजिक समझा रहे थे, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए कोई बात नहीं है। उम्मीद करते डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन हाँ, एक सूचना है। देखिए हुआ क्या है कि एप्लीकेशन पे जो है ना ये बैच सबको नहीं दिख रहा है। पता नहीं सर जी आज टेस्ट होगा ना। अरे सुनिए ना, तो देखिए ये बात पता नहीं है कि इस एप्लीकेशन पे जो है ना ये बैच सबको नहीं दिख रहा है। तो ये बैच जो सब एक क्वेश्चन है पॉलिटी से पूछ सकते हैं। हाँ रौनक बाबूजी पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछना आप पूछ लीजिए। ठीक है, टेस्ट होगा आज पॉलिटी का। देखते हैं 6 बजे देखिएगा टेस्ट होगा। आपको अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन सब पे एकदम से चले जाएगा। ठीक है, मैसेज चला जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या नहीं तो समझा रहे थे। हाँ, ये जो है ना अभी जो है फिलहाल 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए।